Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 21 for Nutrition for the Community, and here we will discuss dietary management of obesity, heart disease and diabetes mellitus. The topics to be covered are introduction, obesity, diabetes mellitus, heart disease, which includes coronary heart disease and hypertension. First is introduction. Nutritional disorders like obesity, heart diseases and diabetes mellitus, which is high blood sugar levels, are the result of overnutrition. अभी जो हमने इससे पहले सेशंस में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स पढ़े थे वो डेफिशिएंसी की वजह से थे, यानी कि इनएडिक्वेसी की वजह से. इस सेशन में जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से. अगर हम न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लें तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ मेलिटस जिसे हम शुगर भी कहते हैं. द प्रेवलेंस ऑफ दीज न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इज़ क्वाइट हाई in rich and affluent countries like America, China, Russia and Japan. ये जो न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे खाने को लेके बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया और जापान. Recent investigations have shown that the prevalence of these disorders has increased in developing countries like India also. First is obesity. Obesity refers to being fat or having excess fat tissue. Obesity यानी कि मोटापा, इसका मतलब है जब फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या फिर फैट टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं बॉडी में, दैट इज़ मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग. द हैज़ार्ड्स ऑफ सर्जरी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर मोर इन ओबीज इंडिविजुअल्स. सर्जरी, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को लेके जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ओबीज इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं. Obesity can lead to various respiratory problems like the breathing problems, also due to more stress on the respiratory system. जो मोटे लोग होते हैं उनमें respiratory problems भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि respiratory system पे ज़्यादा stress पड़ता है. The risk factors for obesity includes overeating, sedentary lifestyle, psychological factors and genetic influence. Overeating, that is eating too much, is the habit with many people. कुछ लोगों में ये हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं. If one is in the habit of eating more food in general or consuming energy-rich foods like butter, cakes, pastries, jam, jellies, wafers and other rich snacks and desserts, one is likely to gain weight. Some people prefer to eat less during the meal time but keep on munching snacks in between meals. सो जब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे फूड तो उस वजह से भी ओबेसिटी होती है. कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच फूड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बटर, केक्स, पेस्ट्रीज, जैम एट्सेट्रा. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मील टाइम में बहुत कम खाते हैं लेकिन बीच में स्नैक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं. उस केस में भी ओबेसिटी होने का डर रहता है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल. Besides food intake, another factor which influences the energy balance of the body is activity pattern. Food intake के अलावा जो दूसरे फैक्टर एनर्जी बैलेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है उनका एक्टिविटी पैटर्न. जैसे कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर जो एफ्लुएंट और रिच क्लास पीपल होते हैं उनमें जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है वो एक ऐसा फैक्टर है. ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं वो कुछ मेंटल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं एंड डू वेरी लिटिल ऑफ रनिंग और वॉकिंग अराउंड, और इस वजह से जो उनकी डेली वॉक है वो छूट जाती है. रनिंग और वॉकिंग बहुत कम रहती है. हाउस वाइफ्स आर इक्विप्ड विद इलेक्ट्रिक गैजेट्स. जो हाउस वाइफ्स हैं उनके पास भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, जिस वजह से वॉकिंग और रनिंग बहुत कम हो जाती है और इस केस में भी मोटापा बढ़ता है. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सम पीपल टेंड टू ईट मोर इफ दे आर टेंस्ड और बोर्ड और लोनली. कुछ लोग तब भी ज़्यादा खाते हैं जब वो अकेला महसूस करते हैं, बहुत परेशान होते हैं या बोर हो जाते हैं. Such conditions makes food as the focus of their attention and a means or outlet for release of tension and boredom. Such people also have a tendency to gain weight and become obese. Then genetic influence. Obese parents do tend to have obese children. कभी कभी ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है. मोटे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी मोटे होते हैं.
This fact has been brought into focus by many research investigations. काफ़ी research investigations के बाद ये prove हुआ है. In one such research studies, it was found that if parents are of normal weight, the probability is that 7% of the children will be obese. On the other hand, if one of the parent is obese, the possibility is that 40% of children will be obese. Then next is the dietary management of obesity. अब dietary management जो होती है obesity के लिए वो हम 3 steps में divide कर सकते हैं. First is the defining the principles of dietary management. अब जो main principles होते हैं dietary management के लिए जो obesity को treat करने के लिए use किए जाते हैं, first is slow and gradual reduction of body weight till it is closer to ideal body weight. धीरे धीरे करके body weight reduce होता है जब तक आइडियल बॉडी वेट तक ना पहुंचे. देन मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस अचीव्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट डिजीज और डायबिटीज मेलिटस. सेकेंड इज वर्किंग आउट न्यूट्रिशनल नीड्स, दैट इज मॉडिफिकेशंस इन RDIs अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन द बॉडी एंड मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल नीड्स में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एनर्जी कितनी चाहिए उसके हिसाब से डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन इनटेक क्या लेना है, फैट्स क्या रखने हैं. तो ये पूरा न्यूट्रिशनल नीड्स को वर्कआउट करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से RDI को मॉडिफाई करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज द डाइटरी मैनेजमेंट और डाइटरी मॉडिफिकेशन, दैट इज मॉडिफाइंग डेज डाइट बेस्ड ऑन चेंजेस इन RDIs. RDI के जितने भी चेंजेस होंगे जो सेकेंड स्टेप में किए जाते हैं उसके बेसिस पे थर्ड स्टेप है कि पूरे दिन की डाइट उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि टोटल फूड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कट डाउन इनटेक ऑफ फैट एंड फैट रिच फूड्स, फैट को अपनी डाइट में से हटा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं. देन गिव मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स, गिव मोर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, देन गिव मोर फाइबर रिच फूड्स. नेक्स्ट disorder is the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is defined as a metabolic disorder characterized by an elevation of blood sugar level, that is glucose. Diabetes mellitus एक ऐसा metabolic disorder है जो होता है अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए, यानी कि ग्लूकोज के ब्लड शुगर लेवल के जब एलिवेशन होता है उस केस में डायबिटीज अकर होता है. द मेन फैक्टर बिहाइंड दिस कंडीशन इज लैक ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन. और बेसिकली डायबिटीज मेलिटस होता है जब बॉडी से इंसुलिन कम हो जाता है. द डिजीज कैन डेवलप अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. सो 3 केसेस में डिजीज डेवलप होता है. फर्स्ट, इफ इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट इट इज नॉट फंक्शनल, जब बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन काम नहीं करता. इफ इंसुलिन इज प्रेजेंट बट इन लेसर अमाउंट्स देन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है बॉडी में लेकिन कम अमाउंट में होता है, जितना बॉडी को चाहिए उसके कंपैरिजन में इंसुलिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाए. इफ देयर इज टोटल लैक ऑफ इंसुलिन इन दी बॉडी, अगर बॉडी से इंसुलिन टोटली खत्म हो जाए तो. सो नेक्स्ट इज now types of diabetes mellitus. Basically there are 2 types of diabetes mellitus: insulin dependent diabetes mellitus and non insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus, that is IDDM. In this type of diabetes mellitus, in order to function normally, body is dependent on insulin doses from an exogenous source, outside source. So अगर body को ढंग से काम करना है तो वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाती है और आउटसाइड सोर्स से इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में. इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन यंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. नेक्स्ट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. इस टाइप की जो डायबिटीज मेलिटस है इसके अंदर इंसुलिन जो है बॉडी में या तो कम हो जाता है या इनसफिशिएंट होता है, विच कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय ईदर डाइट अलोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड सर्टेन ड्रग्स. इस केस में इंसुलिन जो होता है बॉडी में उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, या तो डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या डाइट और कुछ ड्रग्स पे के कॉम्बिनेशन से ये चेंजेस आते हैं. द बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स. इस केस में आउटसाइड सोर्स से इंसुलिन को इंजेक्ट नहीं करना पड़ता बॉडी में. नाउ द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज को 2 टेस्ट से डायग्नोस किया जा सकता है. फर्स्ट इज द यूरिन टेस्ट एंड सेकेंड इज द ब्लड टेस्ट. इन urine test, urine is tested for presence of glucose 2 to 3 hours after a full meal.
You should note that no glucose is present in the urine of a normal individual. So यूरिन टेस्ट के केस में यूरिन को टेस्ट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं. ये होता है 2 या 3 घंटे बाद प्रॉपर मील लेने के. और इसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि यूरिन में कोई भी ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल के. नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट में 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml नॉर्मल फास्टिंग होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल की. फास्टिंग लेवल हेयर रेफर्स टू दी लेवल ऑफ ग्लूकोज टेकन आफ्टर अ फास्ट ऑफ 12 आवर्स. 12 घंटे के फास्ट के बाद जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल आता है ब्लड में वो होता है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml. इट इज़ जनरली टेकन अर्ली मॉर्निंग विदाउट ब्रेकफास्ट या विदाउट बेड टी. ये टेस्ट किया जाता है सुबह सुबह. एंड ऑब्वियसली इन अ डायबिटिक इंडिविजुअल दीज लेवल्स विल बी हायर. अगर एक डायबिटिक पर्सन है तो उस केस में 120 मिलीग्राम से भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा ग्लूकोज एक उसके ब्लड लेवल में. माइनर वेरिएशंस अगर हैं इसमें तो वो नॉर्मल डायबिटीज़ के अलावा भी किसी और चीज़ की वजह से भी हो सकती हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं तो यानी कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. नाउ द रिस्क फैक्टर्स. अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, जैसे कि एज, मैलन्यूट्रिशन, हेरिडिटी, गेस्टेशन एंड स्ट्रेस. First is age. Although diabetes can begin at any age, middle-aged person are prone to it. डायबिटीज़ वैसे कभी भी बिगिन कर सकता है, लेकिन जो मिडिल एज्ड पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल मिडिल एज में होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं. मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डिजीज़ के केस में. देन हेरिडिटी, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स अगर इन सब में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हो सकती है. देन गेस्टेशन, सम वीमेन डेवलप डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गेस्टेशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है विमेन में. एंड स्ट्रेस, सम ऑफ द स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट सम फैक्टर्स लाइक इमोशनल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एटसेट्रा कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन द बॉडी. नेक्स्ट इज डाइटरी मैनेजमेंट. The 3 measures commonly adopted for control of the disease are dietary management alone, dietary management and oral drugs, and dietary management and insulin doses. So 3 तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है डिजीज को. फर्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट अलोन. सिंपल आप अपनी डाइट को बैलेंस करके या उसमें कुछ चेंजेस करके डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं. देन डाइटरी मैनेजमेंट एंड ओरल ड्रग्स, कुछ मेडिसिन आती हैं साथ में आप डाइट को मैनेज करें और ओरल ड्रग्स ले, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ कंट्रोल किया जा सकता है. और थर्ड जो मेजर अडॉप्ट करते हैं वो है डाइटरी मैनेजमेंट प्लस एक्सोजिनस सोर्सेज से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं जब. नेक्स्ट डिजीज इज द हार्ट डिजीज. नाउ मेजर हार्ट डिजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. First is the coronary heart disease. Coronary heart disease or CHD is the result of an inadequate supply of blood to the myocardium or heart muscle due to obstruction in the flow of blood through coronary arteries. So coronary heart disease जो होता है वो होता है अगर myocardium को adequate blood supply ना मिले, क्योंकि जो flow of blood है वो coronary arteries के थ्रू reduce हो जाता है या उसमें कुछ problems आती हैं. ऐसा होता है जब फैटी लेयर्स डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टेरियल वॉल पे. जब आर्टरीज की वॉल पे फैट डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है. और जब ल्यूमेन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है उसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विच देन लीड्स टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी. आर्टरी ब्लॉक जब हो जाती है तो डेथ भी अकर हो सकती है और टिश्यूज़ की डेथ हो सकती है जिसे हम मायोकार्डियम टिश्यू कहते हैं या फिर हार्ट मसल्स. नाउ द डिजीज में मैनिफेस्ट इटसेल्फ क्लिनिकली इन 3 फॉर्म्स. बेसिकली जो डिजीज है वो अपने 3 फॉर्म्स में हो सकता है, एंजीना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फर्केशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. फर्स्ट इज एंजीना पेक्टोरिस. दिस इज ड्यू टू नैरोइंग ऑफ 60 to 70% of lumen of coronary artery.
फर्स्ट है जब आर्टरी का ल्यूमेन 60 to 70% नैरो हो जाता है तो उसे एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाती है ब्लड फ्लो में और पेशेंट्स जो है उनमें टाइट प्रेसिंग, सिवियर पेन और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर एक्सर्शन और हार्ड वर्क। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल infarction which occurs when a clot is formed in the coronary artery resulting in complete blockage of blood to that part of myocardium which is being supplied by that artery. It reduces the functional capacity of heart. ये होता है जब कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट पे, मायोकार्डियम के उस पार्ट पे ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड की और जिसकी वजह से हार्ट की कुछ फंक्शनिंग खराब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और फाइनली हार्ट मसल जो है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है ड्यू टू रिपीटेड हार्ट अटैक्स और मायोकार्डियल इन्फार्केशंस एंड इज अनेबल टू मेंटेन इट्स फंक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन का जो मेन उसका फंक्शन होता है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है या फिर फ्लूइड लंग्स में या दूसरे बॉडी पार्ट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। और इस कंडीशन में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जैसे ब्रीदिंग को लेके प्रॉब्लम और हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है। नाउ द रिस्क फैक्टर्स which include personal characteristics, learned behavior and background conditions. Personal characteristics इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं लाइक सेक्स, एज, फैमिली हिस्ट्री एट्सेट्रा। अब एज से रिलेटेड जैसे कि इंसिडेंट्स होते हैं जो CHD के जैसे कि एजिंग के टाइम पे होते हैं आफ्टर मिडिल एज। मेन आर मोर प्रोन टू CHD दैन वुमेन एंड फैमिली हिस्ट्री दोज पर्सन्स हु हैव द फैमिली हिस्ट्री ऑफ CHD लाइक उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इससे सफ़र कर चुके हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं CHD अकर होने के। देन लर्नड बिहेवियर, इस कैटेगरी में बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं जैसे कि ईटिंग हैबिट्स आती हैं और स्टाइल ऑफ लिविंग आती है विच वन टेंड्स टू एक्वायर आफ्टर बर्थ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इन फैक्टर्स में डेफिनेट इन्फ्लुएंस होता है CHD पर। देन बैकग्राउंड कंडीशंस, अब इसमें कुछ डिजीज कंडीशंस आती हैं जैसे कि डायबिटीज मेलिटस या फिर हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इन सब के केस में भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। नाउ द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में आता है कि जो फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको नॉर्मल लिमिट्स में रखना जरूरी है एंड टू प्रिवेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लाइक एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्केशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को प्रिवेंट करना जरूरी है। सो फर्स्ट स्टेप इज द मेन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आर द मॉडिफिकेशंस एंड न्यूट्रिएंट नीड्स। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए फैट बहुत कम करना जरूरी है। एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस इज नीडेड इन केस ऑफ ओबीज इंडिविजुअल्स, सो एनर्जी रिच फूड्स को कम करना जरूरी है और रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट इज सुटेबल फॉर दीज पेशेंट्स। वन हैज़ टू केयरफुली मॉनिटर द इनटेक ऑफ फैट बाय द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसका फैट इनटेक को मॉनिटर करना जरूरी है और विटामिन और मिनरल्स जो भी एडिक्वेट अमाउंट्स में प्रेजेंट हो ऐसा जरूर होना चाहिए कि RDI में प्रॉपर अमाउंट्स में विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए। देन डाइटरी मॉडिफिकेशंस विच इंक्लूड एनर्जी रिस्ट्रिक्शन, फैट रिस्ट्रिक्शन एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक टेक्निकल टर्म है विच इज यूज्ड फॉर द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड प्रेशर इज हायर दैन नॉर्मल। सो हाइपरटेंशन एक टेक्निकल टर्म है जो यूज की जाती है बॉडी की उस कंडीशन के लिए जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर exerted by the blood flowing through the arteries on the artery wall. So blood pressure वो प्रेशर होता है जो ब्लड आर्टरीज वॉल पे डालते हैं। बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हाइपरटेंशन को, माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन होती है इफ डायस्टोलिक प्रेशर इज 90 to 104 mmHg, it is termed as mild hypertension. Moderate hypertension if diastolic pressure is 105 to 119 mmHg. एंड सिवियर हाइपरटेंशन में जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से 130 mmHg होता है। नाउ हेयर द डाइटरी मैनेजमेंट।
Restriction of sodium intake accompanied by fat restriction can effectively control mild or moderate hypertension. सोडियम इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है और फैट रिस्ट्रिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, और इसकी वजह से माइल्ड और मॉडरेट हाइपरटेंशन कंट्रोल किया जा सकता है. मेन सोर्स जो होता है सोडियम का हमारी डाइट में वो होता है कॉमन टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड. नाउ द टिप्स फॉर कटिंग डाउन टोटल सॉल्ट इनटेक. अब टोटल सॉल्ट इनटेक को कट डाउन करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि सॉल्ट लाइटली यूज़ करना चाहिए कुकिंग में, ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना चाहिए, कुक्ड फूड जो है उसमें सॉल्ट ऐड ना करें. डू नॉट गिव सॉल्ट प्रिजर्व्ड फूड्स लाइक केचप, सॉसेस, पिकल्स, चटनीज, कैंड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट, सॉल्ट एंड स्मोक्ड फिश. जो सॉल्ट प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं वो ना दें किसी एक हाइपरटेंशन पेशेंट को. Then do not give highly salted foods like salted butter, fast foods, wafers, namkeens, salted nuts, cheese spreads, etc. Check for labels of medicines and foodstuffs. जो भी medicines और foodstuffs हैं उनके labels check करें ये देखने के लिए कि उनमें salt है या नहीं. Now here are some questions for you. First is, what measures would you adopt to prevent such an imbalance? And second question is, Mr. X is suffering from hypertension. He has been advised by his doctor to restrict intake of salt. What dietary measures would you suggest to him for doing so? That's all for this session. Thank you and have a nice day.